हाँ बोलो। हाँ रिएक्शंस आएगी क्या पी ब्लॉक में से एग्ज़ाम में? रिएक्शंस एग्ज़ाम में, हाँ जो भी 19 को रिएक्शंस वाली, हाँ इसमें से आएंगे ना क्वेश्चंस। रिएक्शन से भी आएगी? रिएक्शन पता नहीं, अभी मैंने पेपर बनाया नहीं है, आएंगे रिएक्शन भी, है ना, आ सकते हैं। ओके, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो फर्स्ट नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जानते हैं आप? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपने कितने टाइप का पढ़ा है? कौन कौन सा? एक सॉल्यूशन फेज में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और एक वेपर फेज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, ठीक है। इसका मतलब ये है दो टाइप का आपको मोल फ्रैक्शन मिल रहा है। तो एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी सेम, जनरली डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी सॉल्यूशंस, लिखिए, एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंपोजिशन। एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी का मतलब मैं आपको दो का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, वेयर टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। बाइनरी सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंपोजिशन इन सॉल्यूशन एंड इन वेपर फेज, ठीक है। सेम कंपोजिशन इन सॉल्यूशन फेज एज वेल एज इन वेपर फेज, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, ठीक है। समझ में आया? एजियोट्रॉप्स। राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, these solutions cannot be separated. These solutions cannot be separated by distillation. Distillation is separation technique, ठीक है। अभी सीखेंगे उसके बारे में, हमने वो टॉपिक अभी किया नहीं है, बट यहाँ पर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा समझिए, दो आपका एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, उनके बीच में एकदम पक्के वाली फ्रेंडशिप हो गई, जहाँ जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं। सॉल्यूशन फेज में भी साथ में ही है और वेपर फेज में भी वही कंपोजिशन फॉलो कर रहे हैं। गॉट इट? एजियोट्रॉप समझ में आया? ठीक है। अब आपने कितने टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े थे? दो टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन था एक आपका, ठीक है, और एक था आपका नेगेटिव डेविएशन, राइट। यानी द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और दूसरा आपका शो कर रहा था पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के केस में व्हाट इज द इक्वेशन? PT इज इक्वल टू व्हाट? ग्रेटर देन, PT इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। यहाँ पर क्या सिचुएशन थी? PT इज लेसर देन, और मैंने आपको याद रखने की ट्रिक बताई है, नेगेटिव में हर चीज़ नेगेटिव है एक्सेप्ट टू थिंग्स। कौन सी टू थिंग्स? एंट्रोपी एंड G, ग्रिप्स फ्री एनर्जी, वो दोनों में कॉमन है। बाकी यहाँ पर सब नेगेटिव और यहाँ पर सब क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। अब P टोटल आपका ओवरऑल क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, ठीक है। एजियोट्रॉप्स के टाइप बताना चाह रही हूँ, इसलिए यहाँ से मैंने शुरू किया है। तो टोटल प्रेशर आपका ग्रेटर हुआ, व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट? विल बी लेस और आई मीन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आपको मैंने ग्राफ बताया था, दो ग्राफ हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब आप सोचिए, P टोटल आपका मतलब क्या है? वेपर प्रेशर इज हाई, ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो गया? सॉल्यूशन का हाई हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो। समझिए आप, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो। यानी इन दिस केस जो सॉल्यूशन है, इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। कौन से केस में? व्हेन इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। रटने वाली कोई चीज़ नहीं है,
ये आपको क्लियर है पॉजिटिव डेविएशन, तो इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आइसोट्रोप्स आर ऑफ टू टाइप, एक आपको शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड द अनदर वन इज शोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन ऑफर करने वाला है, विच विल शो पॉजिटिव डेविएशन। इज दैट क्लियर? ये फिर एमसीक्यू का क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, मिनिमम किस केस में मिलेगा आपको, जो क्या शो करेगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम किस केस में मिल रहा है आपको, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका एग्जांपल नोट करेंगे, अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, और ये है आपका 95%, 95% बाई वेट। अगर आपका ये कंपोजिशन में अल्कोहल वाटर मिक्स है तो इट विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। वाटर अल्कोहल क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। यानी अगर आप इसमें से चाहें कि वाटर अलग कर लें और अल्कोहल अलग कर लें, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या फॉर्म कर दिया इसने, क्या फॉर्म किया, एजियोट्रोप। और कौन से टाइप का एजियोट्रोप है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा आपको चाहिए, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वेपर प्रेशर ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या शो करेगा आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और इसका एग्जांपल है 68% HNO3 प्लस वाटर। देखिए ये फॉर्म करता है आपका अगेन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। यानी यहाँ पर आप एसिड और वाटर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। देन इट विल नॉट फॉर्म एजियोट्रोप। एजियोट्रोप के लिए कंडीशन है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही आप मिक्स करोगे तभी एजियोट्रोप बनता है। ठीक है भाई, एजियोट्रोप वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अब आसानी से, है ना। कितने टाइप के मिले, दो टाइप के, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो नेगेटिव डेविएशन है, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो पॉजिटिव डेविएशन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो चेंज करें स्क्रीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड, 4। अब जिसको मैं पूछूँ वो मुझे फॉर्मूला बताएगा 1 by 1। ठीक है, चलिए कौन बताने वाला है पहला, हाँ अपूर्वा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऋषित बोलिए। अक्षता क्या है, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से रिकॉल कीजिए, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, सिर्फ नंबर। ठीक है, अच्छा सेकेंड हमने पढ़ा था, यस बोलो फिर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू M, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला सेम था आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ आपने क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, यस, पाई इज इक्वल टू CR। ठीक है, होशियार हो गए सब लोग, गुड। यहाँ पर टेम्परेचर किस में रखेंगे आदित्य, उधर क्या देख रहे हो, उधर बताओ मुझे। हाँ, टेम्परेचर किस में रखेंगे यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, आपसे पूछा गया था। चलिए किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 0.082। ठीक है, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपको दिया जाएगा या तो बार में दिया जाएगा या ATM में दिया जाएगा, दोनों के लिए वैल्यू याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती है, इसलिए बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। नाउ टेल मी द एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत हो गई, बोर्ड पास करना है? अच्छा कॉलेज की इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलिए क्या है।
हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओवरऑल एप्लीकेशन पूछ रही हूँ आपसे, क्या है इतनी सब कहानी सीखने का क्या पर्पज़ है? कल को आप अगर लैब में, केमिस्ट्री लैब में, हाँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सब्सटेंस? कुछ मैंने आपको 2-3 बारी बात बोली कि मैं कुछ आपको अननोन अगर बना के दे दूँ सॉल्यूशन, तो यू कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या पर्पज़ है? यू कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट, क्योंकि ये जो चारों चीज़ें हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल या प्योर वाटर बॉईल कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने उसके अंदर आपको कोई एक सॉल्यूट मिला के और आपको सॉल्यूशन दे दिया। देखने में आपको समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है, बट एज्यूम कीजिए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई द सॉल्यूट, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? वापस बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे सॉल्यूशन का। क्या होगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन 100 और लेस देन 100? क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं, अगर वाटर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो इट मस्ट बी लेस देन 0 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, सॉरी, एक से ज़्यादा सॉल्यूट मतलब 3 चीज़ें आपने ऐड कर दी, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, तो उसी सब दोनों सॉल्यूट से आएगा। यस, ठीक है। तो आप कैसे आगे का कहानी क्या होगी फिर? चलो आपने बॉइलिंग पॉइंट भी का ले लिया, डिफरेंस निकाल लिया, देन क्या आइडेंटिफाई करोगे उससे? मोलर मास। क्या निकालोगे? मोलर मास। समझ में आया? इतने सारे तो क्वेश्चन करे थे कल, पहले भी करे होंगे, हर जगह आप मोलर मास ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मोलर मास अगर आपको पता है, अगर मैं बता दूं, चलो मैंने यूरिया का डिज़ोल्व आपको सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ यूरिया, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दैट सिचुएशन यू नो द मोलर मास, तो यू कैन फाइंड द W2। फॉर्मूले से समझ में आ रहा है ना क्या है? अगर इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे, व्हाट इज़ दिस? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, बोलिए, W2/M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैंने बताया कि यूरिया का सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे W2 फाइंड कर सकते हैं। मैंने कितना यूरिया डिज़ोल्व किया है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, या ये मैंने आपको अमाउंट बताया, इतना डिज़ोल्व किया, तो देन यू कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। समझिए आप? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों का यही काम है। चारों की हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट और यू कैन ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। अच्छा, अब एक फॉर्मूला अब आप पहले समझिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molar mass. Colligative properties are, नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको 1/, कर लीजिए, 1/, मोलर मास। ठीक है, 1/, मोलर मास। ठीक है, ये समझिए आप। और वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था उसमें मोलर मास इसके क्या आ रहा था? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ठीक है, अब आपके पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो सॉल्यूशन में जाते ही क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, या फिर कुछ आपके एसोसिएट हो जाते हैं। चलो पहले अब आप हेडिंग डालिए। मतलब हेडिंग है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक,
क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास में आपको कौन सी कंडीशन में एबनॉर्मल मोलर मास मिलेगा, यानी अब हम सिंपली मोलर मास फाइंड करना चाह रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, क्यों, क्या रीज़न है? नंबर 1, डिसोसिएशन। कौन सा केस बनता है सबसे पहला? डिसोसिएशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव डिजॉल्व NaCl इन वाटर। ठीक है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं क्या आपने उसमें यूज़ किया था? यूरिया, और क्या यूज़ किया था? ग्लूकोज, और आपने यूज़ किया सुक्रोज, या फिर एक वर्ड अ नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे था। ये हैं जो डिसोसिएट कुछ नहीं हो रहा है, एज इट इज़ रहते हैं, तो यहाँ आपको एकदम सही मिलेगा आंसर। बट NaCl के केस में क्या होगा? NaCl विल ब्रेक इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स डबल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? डबल। कैसे डिफाइन करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हो? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। इसी फॉर्मूले में आप ऐसे कर लो, यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आपको NaCl का मोलर मास फाइंड करना है बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आपको NaCl का एक्यूरेट मोलर मास मिलेगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? डबल हो गए। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अच्छा समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 2, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? डबल हो गई। सोचिएगा, ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या हो गए? डबल हो गए। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई। व्हाट अबाउट द मोलर मास? हाफ। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाएंगे NaCl के सॉल्यूशन में तो आपको मोलर मास मिलेगा इसका समथिंग लाइक दिस। एक्चुअल कितना है जो आप निकालते हैं? इट इज़ 58.5, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5। दिस इज़ द रिपोर्टेड वैल्यू, है ना? ये कैसी है? हमारी रिपोर्टेड वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको क्या मिलेगी? इसका जस्ट हाफ। समझे आप? कितना मिलेगा ये देखो, तो दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। पहले प्रॉब्लम को समझना है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। NaCl के केस में अगर आप मोलर मास फाइंड करने जाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? हाफ। रीजन समझ में आ रहा है? ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? बोलो। डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप यही बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। MgCl2। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल यू गेट व्हेन इट डिसोसिएट्स? Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव। कितने पार्टिकल्स हो गए टोटल? आपने तो एक डिसॉल्व किया था, सॉल्यूशन में जाके कितने बन गए? 3। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स हो गई? मोलर मास कितना हो गया? 1/3। तो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। यू आर गेटिंग एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, यू आर गेटिंग एबनॉर्मल मोलर मास। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पहले एक और केस समझिए, किसका? एसोसिएशन। 2 ही पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल आपका ब्रेक हो जाए या फिर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाए? जॉइन हो जाए। ठीक है, यानी 2 पार्टिकल्स आर बिहेविंग एज 1। ठीक है, चलो, जैसे आपके एसिड्स होते हैं CS कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब का प्रॉपर्टी क्या है? इन सॉल्यूशंस दे फॉर्म डाइमर। देखो CS3
C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, COH डबल बॉन्ड O CH3। आर यू एबल टू फाइंड टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? क्या हुआ यहाँ पर? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गई? दोस्ती हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई। सो टू मॉलिक्यूल्स जहाँ जा रहे हैं साथ साथ चल रहे हैं, यानी दे आर बिहेविंग एज वन। समझिए आप, यहाँ पे दो अलग अलग थे लेकिन सॉल्यूशन में जाके कितने कैसे बिहेव कर रहे हैं? वन। ठीक, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। यहाँ पर कितने पार्टिकल थे? दो। यहाँ पर जाके कैसे हो गए? एक। क्या बना लिया इसने? डाइमर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? तनिष बोलिए क्या हुआ? डिक्रीज हुए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, मोलर मास इंक्रीज। डाइमर बना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? हाफ हो गई। दो मॉलिक्यूल से एक पे आ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? हाफ हो गई। मोलर मास ट्वाइस। हाँ भाई, मज़ा आया? समझ में आया क्या चल रहा है? तो दो केसेस अगर आपको मिलते हैं, वो यानी एसोसिएशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। इन दोज कंडीशन यू विल फाइंड एबनॉर्मल मोलर मास। आपके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे ठीक करना है? आपको एक्सपेरिमेंट तो छोड़ेंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करना ही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको हेल्प की साइंटिस्ट वेंट हॉफ, ठीक है, और उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया विच इज़ नोन एज वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो अभी पहले वेंट हॉफ फैक्टर समझिए क्या है और उसके बाद फिर वापस आएंगे यहाँ पर और केसेस डिस्कस करेंगे। Van't Hoff factor denoted by letter I। ठीक है, Van't Hoff factor is denoted by letter I। ठीक है, अब I से आपको क्या समझ में आ रहा है? I will tell you the extent of association और डिसोसिएशन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेई वाला भी आपका और बोर्ड वाला भी। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल मिलता है आपको सीधे 5 नंबर का। तो अच्छे से समझिए क्या हो रहा है। आई निकालने के आपके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सारी कहानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन। ठीक है, सॉल्यूशन बनने के बाद या तो क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। डिवाइडेड बाई number of particles before association slash dissociation। ठीक है, so this is the first formula to find the Van't Hoff factor I। समझे आप? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलिए दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे टू फाइंड द I। I is equal to normal molar mass upon abnormal molar mass। नॉर्मल कौन सा है? जो आप नॉर्मली जितना आपने निकालना सीखा है, कैलकुलेट करते हैं ना आपको मोलर मास से रिपोर्टेड वैल्यू। NaCl का एग्जांपल रखो यहाँ पे। NaCl का नॉर्मल मोलर मास कितना है? 58.5।
लेकिन अगर आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास फाइंड करते हैं तो वो कितनी वैल्यू मिल रही थी? 29 पॉइंट कितना मिला था? 29.25। तो आई का वैल्यू कितना मिला यहाँ पे आपको? 2। यानी NaCl कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ? 2 में। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल का मतलब रिपोर्टेड वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं। एबनॉर्मल कौन सा है? विच द वैल्यू विच यू आर गेटिंग थ्रू योर एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। आई का एक और फॉर्मूला है। अब इसको रिवर्स करेंगे। क्या? एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास और कॉलीगेटिव का रिलेशन क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ओवर, बोलिए, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कौन सी वैल्यू आएगी? ऑब्जर्व जो आपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया है, थियोरेटिकल है ना, थियोरेटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड, दोनों आप लिख सकते हैं, कैलकुलेटेड और थियोरेटिकल। ये देखिए, ये आपके 3 फॉर्मूले हैं थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन आपको क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। समझ में आ गया? कब अप्लाई करना है आई? कौन से केस में? या तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा, या फिर क्या होगा, डिसोसिएशन। ठीक है, एक बार आपने आई कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई द आई इन द 4 फॉर्मूले। हमने लिखे थे, वो पहली शीट में थे 4 फॉर्मूले। इसमें थे कि किसमें थे? इसी में थे शायद, नेक्स्ट वाले में, राइट? ये लिखे थे ना हमने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए, ये चारों फॉर्मूले में आपको आई से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको ऐसा केस मिल रहा है कि एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है तो आई कैलकुलेट कर किया अभी आपने। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, अब आप इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई आई, ये देखिए, अब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने फॉर्मूले बताए थे मुझे, वो कब अप्लाई करने हैं? व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन अकर। ठीक है, लेकिन अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस है, वहाँ पर आई कैलकुलेट करना है और उसके बाद यू नीड टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला बाय मल्टीप्लाइंग इट विद आई। ठीक है, समझ में आया? अब वापस हम बात करेंगे किसकी? एसोसिएशन। लिख लीजिए अभी आप, फॉर्मूले वही है, बस आई से आपको मल्टीप्लाई करना है। हो गया? शैल आई चेंज द स्क्रीन? सब लोग का हो गया? चलिए अब आइए यहाँ पर वापस मैं आपसे बात कर रही हूँ पहले एसोसिएशन। नो, पहले डिसोसिएशन कीजिए। डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएट हो रहा है। अब आप थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं भाई? जोर से बोलो सब। इंक्रीज हो रहे हैं। किसी को डिक्रीज लग रहे हैं तो बताओ। हाँ, क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई?
greater than 1. MCQ question. In case of dissociation, I will always be greater than 1. अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. ठीक है, समझ में आया? हाँ, चलो लेट्स ट्राई. और इसमें एक और केस हम एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फ़ा क्या होता था, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना. अब फिर से अल्फ़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा. अल्फ़ा हम एज्यूम कर रहे हैं 100%. अल्फ़ा हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? 100%. यानी कि आपने जितना NaCl लिया है इट इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. ये जो भी आपने लिया है वो 100% क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली I की वैल्यू निकालने के लिए मिलते हैं. चलो जैसे शुरू करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द NaCl. हमने कर लिया. KCl डिसोसिएट होके क्या देने वाला है? K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द I. आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, बिफोर डिसोसिएशन 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? 2. ठीक है, एज्यूमिंग अल्फ़ा कितना है? 100%. अगर अल्फ़ा 100% नहीं है तब एक और फॉर्मूला आएगा, वो बाद में बात करेंगे. चलो अब आप मुझे बताएंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. CaCl2. बोलिए भाई, कैल्शियम आयन प्लस 2Cl नेगेटिव, क्या हुआ? I कितना आएगा? 1. एक ये बनना है और 2 ये बनना है. टोटल कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया? 3. ठीक है, ओके. K2SO4. बोलिए आरोही, कैसे डिसोसिएट होगा ये? 4 होगा वैल्यू. क्या सोच के बोले 4 होगा? 2 माइनस, यस. सो टोटल 3. ठीक है, 2 K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, अपूर्वा कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? I की कितनी आएगी? 3. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो. ये आपसे पूछा गया था बोर्ड में या JEE, आई फॉरगॉट. K4 FeCN6. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. अभी आप सीखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में ये डिसोसिएट कैसे होता है. कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में? कोई गैस कर सकते हैं? 4K प्लस ये जो ब्रैकेट के अंदर की स्पेशीज़ है ये एज इट इज़ जाएगी, है ना. ये डिसोसिएट होगा कैसे? 4K पॉजिटिव प्लस ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये हमने थोड़ा बहुत तो उसमें किया था रेडॉक्स में, -4. देखो तो I का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पर? 5. क्या रहेगा I का वैल्यू? 5. ठीक है, चलो एक और चेक करो. कंडीशंस क्या है? 100% डिसोसिएशन. नेक्स्ट आइए. चलो ये आप मुझे बताओ I का वैल्यू क्या रहेगा? हाँ भाई, पक्का? किसी को डाउट है तो बोलिए. क्या रहेगा? हाँ तनिष बोलिए, फाइनल आंसर आपका 5. कैसे डिसोसिएट करेंगे इसको? 3Ca प्लस 2PO4 कितना चार्ज रहता है? 3 माइनस. तो टोटल पार्टिकल्स है ना, चार्ज के ऊपर जाना ही नहीं है. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 5. अब आपने इतने केस देखे, हर जगह आपको वैल्यू क्या मिल रही है? ग्रेटर देन 1. तो हमेशा डिसोसिएशन के केस में I इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है, अच्छा एक और ट्राई कीजिए. AlCl3. ये सलीशा बोलो, हाउ मेनी?
आई का वैल्यू 4, 1 एल्युमिनियम आयन एंड 3 Cl, ठीक है, Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो आई का वैल्यू यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है, ठीक है, ओके। इसी में एक और क्वेश्चन आपका आता है 0.01 मोलर NaCl Ca3PO4 whole twice and Na2SO4 सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, ठीक है। इन विच केस यू विल फाइंड मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? इन विच केस यू विल फाइंड मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम है। जिस केस में आई का वैल्यू कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने एक जनरल आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया है, वो पूछेंगे इन विच केस यू विल फाइंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, in which case you will find maximum depression in the freezing point, in which case you will find maximum value of osmotic pressure। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबका आंसर क्या है? आई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन। अच्छा, एक फॉर्मूला नहीं, डिसोसिएशन हो गया। अगर अल्फ़ा आपका 100% नहीं है, ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू वन डायरेक्ट फॉर्मूला। आप उसके डिटेल में, उसमें इक्विलिब्रियम एक्चुअली इन्वॉल्व होता है, उसके उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ नॉट इक्वल टू 100%, यानी कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है, हो सकता है 20% हो रहा हो, 80% हो रहा हो, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या रहेगा आपका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई आप जानते ही हैं, वेंटो फैक्टर, और एन क्या है यहाँ पे? एन इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अपने समझने के लिखिए फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो n का वैल्यू कितना लिखेंगे? 2, ठीक है। NaCl के केस में n का वैल्यू 2, AlCl3 के केस में n का वैल्यू 4, 3Cl1Al। तो यहाँ पर n समझ में आया आपको? n क्या है यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है? n इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ व्हाट? पार्टिकल, ठीक है। NCERT अभी सबके पास है राइट नाउ? नहीं? ओके। तो एक क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। ये आपका जो रेगुलर आपका एग्ज़ाम होगा स्कूल में, उसमें आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जिनके पास है वो चेक कर सकते हैं। बैक एक्सरसाइज से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 1.40। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है देखिए। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2, ठीक है। अब उसने ब्रैकेट में आपको आई का वैल्यू दिया है 2.47, ठीक है। आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47। डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर ठीक है, सच दैट, यानी सीधे सीधे इसका पाई दिया हुआ है कितना? 0.75 ATM, ठीक है। और टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। कर सकते हैं इजीली। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया पाई इज इक्वल टू CRT, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है?
CaCl2 क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट्स इनटू आयन। ठीक है, अगर I का वैल्यू मेंशन नहीं होता तो आप यहाँ पे I का वैल्यू कितना कंसीडर करते? 3। उसे एक वर्ड लिखा होगा आगे, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, ऐसा कुछ लिखा नहीं है और I का वैल्यू भी आपको मेंशन है। तो ये फॉर्मूले में क्या कमी है? I। C के प्लेस पे क्या लिखेंगे? बोलो भाई। C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू I इंटू N2/V/RT। चलिए इसका आंसर निकाल के बताएंगे मुझे। 0.082। टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर अभी मैंने बात की थी, केल्विन में ही रखना है। हाँ, ये पूछने वाली बात नहीं है प्रज्ञा, पूछ लिया आपने, अच्छी बात है। बट टेम्परेचर यहाँ पर किस में रखना है? केल्विन में हमेशा। कैपिटल D जहाँ आप देखते हैं ना फॉर्मूले में, हमेशा उसको केल्विन में ही कंसीडर कीजिए। आपकी बुक में जो आंसर मेंशन है उसे मोल निकाला हुआ है डायरेक्ट। आप ग्राम भी निकाल सकते हैं, आप मोल भी निकाल सकते हैं। मोल निकाल लीजिए, आसान रहेगा। N2 की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए। approximately 4.4। चेक करो, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। 3.3। आंसर बता रही हूँ अभी, बाकी लोग (3.03/100) 0.03 number of moles। 83 क्या लिया है ये? 83। क्या 83? उसको कंसीडर किया? कैलकुलेशन में 82 है वो। हाँ, अच्छा 2 है, मुझे लगा आपने 3 लिया हुआ है। यहाँ भी ये कुछ 3 लग रहा है मुझे ये। मेरी हैंडराइटिंग नहीं मुझे। ध्यान से करो, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। आंसर ये है 1 नहीं है भाई, 0.03। आपने क्या निकाला है? नंबर ऑफ मोल्स निकालो डायरेक्ट। हाँ एकदम ठीक है। हाँ जी बेटा। या तक तो आगे चलिए ना, नेक्स्ट आगे या तक तो आगे मेरा N2 का। N2 निकालो, इसको कैलकुलेट करो बेटा। 75 से ये डायरेक्ट करता है, कुछ तो पता होना चाहिए। करो फटाफट से करो। हाँ भाई, क्या आ रहा है आंसर? 100। 247 और 100। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नॉर्मल जो आपके टेस्ट होंगे। क्या निकाला है पूर्वा? नंबर ऑफ मोल्स ये आएंगे, ये ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और फिर इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। हाँ ठीक। हाँ भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले? गलत पूरा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपके 0.03। यहाँ पर N2 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.03 मोल्स। ठीक है, कैलकुलेशन का मिस्टेक जिन लोगों का चेक कर लीजिए। और अगर आपको ग्राम में आंसर रिपोर्ट करना है देन व्हाट टू डू? मल्टीप्लाई इट बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, देन यू विल गेट द वैल्यू इन ग्राम। ठीक है, कुछ लोग
बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, इतने में बात नहीं बनने वाली हमारी। अभी मॉड्यूल सबके पास है राइट नाउ? हाँ, कम टू द चेक पॉइंट 3। मॉड्यूल में चेक पॉइंट 3 पे आइए। अभी आपने डिसोसिएशन सीखा है, 2-4 क्वेश्चन उसके करेंगे, फिर एसोसिएशन पे आएंगे, ठीक है? चेक पॉइंट 3 पेज नंबर 62। चलिए भाई देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन will have lowest freezing point? सोचिए सबके बारे में। आया इसका आंसर रियान? आ गया? आप लोग का आया अथर्व, सिद्धार्थ? Are you getting 0.03 everyone? Okay. What is the answer of question number 1? पोटेशियम सल्फेट। क्या फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट का? K2SO4. So what is the value of I? 3, है ना? I का वैल्यू कितना रहेगा? 3। NaCl में I का वैल्यू कितना रहेगा? 2। यूरिया में I 0, मतलब कुछ भी नहीं है, आई का कोई रोल ही नहीं है, ग्लूकोज में कोई रोल नहीं है। तो उसने पूछा आपको लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किस केस में डिप्रेशन आपको सबसे कम मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जिसमें आई आपका मैक्सिमम है, ठीक है? यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए आई उसमें अप्लाई नहीं कर सकते आप। यूरिया, सुक्रोज और ग्लूकोज में आई का रोल नहीं है। आई सिर्फ कहाँ काम कर रहा है? डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में, ठीक है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप के एमसीक्यू बोर्ड में भी आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ए। क्लियर है सब लोगों को? ओके। क्वेश्चन नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो एसिटिक एसिड हमेशा क्या शो करता है? एसोसिएशन, ठीक है? यूजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अफेक्टेड बाई, बोलिए क्या है? एसोसिएशन। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमेशा एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आइए, द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर KCl सॉल्यूशन टू दैट ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज नियरली। ठीक है, समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना? तो KCl की वैल्यू कैसी रहने वाली है? डबल, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने मिलने हैं आपको? 2। ठीक है, नेक्स्ट वाला करिए, जल्दी से आंसर निकालिए। 0.6 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन 0.1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट विच डेवलप्स इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मोलर मास। निकालो भाई फटाफट से, एज फास्ट एज यू कैन, फटाफट कैलकुलेशन। आदित्य और तनिष थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ाइए बेटा, फिर पेपर कंप्लीट कैसे करेंगे बोर्ड में ना। फटाफट आंसर आना चाहिए। हो गया? ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके,
चलो 10 तक कंप्लीट कर लो सब। व्हाट एवर द क्वेश्चन नंबर 5, अभी कैलकुलेट करें या हो गया बेटा? हाँ बेटा बोलिए। कौन सा? नंबर 4 में 4 में ही है, क्या लिखा आपने? n2 अपॉन 0.1। 0.1 और n2 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? 0.6 अपॉन m2 है ना। n2 का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स, और आपको निकालना अमाउंट, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। हाँ भाई, क्या था शुगर का? शुगर का क्या था? फादर शुगर का शुगर का फार्मूला C6 C12H22 O11। हाँ भाई, आंसर आया? हाँ बोलो। दोनों दिया तो इससे मोलर आ कैसे निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्यों लिखो, C के प्लेस पे क्या लिखोगे? n2 अपॉन बी। C के प्लेस पे क्या लिखेंगे? n2 अपॉन बी। n2 क्या क्या होता है? व्हाट इज n? मोल मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? वेट बाय मोलर। हाँ तो बस हाँ, समझे, वी तो दिया। वी दिया हुआ है। सीधे सीधे ये एक्स नीचे चलाई है ना, 0.6 अपॉन एक्स। हाँ भाई हो गया। हो गया। पिछले 120 ओके, जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है आगे बढ़ जाइए और ये फिनिश कर लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 10। जिसमें प्रॉब्लम है फिर मेरे को आप बताओ। हाँ भाई डन। हो गए? आर यू डन विद अप टू क्वेश्चन नंबर 10? लास्ट चल रहा है, ओके। हाँ भाई गर्ल्स, हो गए? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया भाई सबका?
हाँ भैया, अगर 10th का क्वेश्चन हो गए तो 11th फिर आप ये वाला करेंगे। मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये, बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हो गया आप लोगों का आंसर ठीक आया? कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, अजीब सर तो वो छोड़ के बाकी ये दोनों तो किए थे आंसर। नहीं, उसका आंसर आया कि नहीं आया? उसका नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? उसका कैलकुलेट नहीं किया? अलग ही कुछ तो आ रहा है। हाँ, ये अलग ही आ रहा है। अलग आ रहा है? अलग आना तो नहीं चाहिए भाई। को वापस घर पे करना सॉल्व, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो फिर छोड़ ही दिया है ना। आपका आदित्य थोड़ा बहुत पास में आ रहा है? दिखाओ जरा वैल्यूज़ कैसे रखी। ये टेम्परेचर कितना रखा है यहाँ पे? हाँ, 300 लिखा तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, आधा दूरा काम कैसे करोगे? चलो इनको मार्क कर लीजिए, घर पे आराम से बैठ के इनको सॉल्व करना है। आपका आंसर आया? आ रही बेटा अभी? क्या था बस वन इसको मैं डिफरेंस हो नहीं पाया शुगर का। कौन सा शुगर वाली बात कर रहे हो आप? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? वो मॉड्यूल का मॉड्यूल का आपका? मैं आगे से करता क्वेश्चन। शुगर डिसोसिएट नहीं होता है। शुगर, यूरिया, ग्लूकोज ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। यहाँ पर आई का कोई रोल नहीं है, ठीक है। KCl, NaCl ये सब डिसोसिएट होते हैं। हाँ जी, हाई से लो में जाता है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वाटर, हाँ। तो X ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। टू सॉल्यूशन सेपरेटेड, ओके। इफ द सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम X to Y, X ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं, किस कॉन्सेंट्रेशन वाटर के साथ बोल रहे हो ना? वाटर X में ज़्यादा रहेगा, Y ज़्यादा आपका ये रहेगा। हाई कंसंट्रेशन टू लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो तो है, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो आप, सॉल्ट की नहीं। अलग अलग हैं। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, ठीक है। तो उसने बोला है सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम X to Y, तो इसका मतलब Y के पास पानी की कमी है, अच्छा कंसंट्रेटेड। समझे? Y के पास क्या है? पानी की कमी है, तो इसका मतलब Y इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। ये आएगा, फिर ऑप्शन भी आना चाहिए। कोई, हाँ बोलिए बेटा। ये 9th वाला क्वेश्चन, इसमें जब इतने बड़े कैलकुलेशंस आ रहे तो इनका अप्रॉक्सीमेशन तो कैसे लेंगे? एक एक मिनट, इसमें ना देखो आंसर आपके सब पास में है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने कल किया था ये क्वेश्चन, बस डिजॉल्व इन 75 ग्राम। कल हमने किया था, ये बोर्ड पे मैंने करा था, वही है, सेम क्वेश्चन है। मोलर मास, कोई उपाय नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्या करना है? हाँ, क्या करना होता है? मतलब पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसको अप्रॉक्सीमेट या तो 420 कंसीडर कर लो, है ना, वही कर सकते हो। उसको 420 कर लो और इसको 252 रहने दो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डेसिमल की वैल्यूज़ चेक करनी है, आपको पूरा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? डेसिमल, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा कर सकते हो। डेसिमल के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है ना, डेसिमल का प्लेस एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए वो काम करो। अगर आंसर बहुत दूर दूर है तो अप्रॉक्सीमेशन काम कर जाता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में सिर्फ आपको डेसिमल का प्लेस फाइंड करना है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिए। वैल्यू तो सबकी सेम है ना, तो बस आप उतना चेक करो कि आपका डेसिमल जो है वो करेक्ट प्लेस पे आ जाए। 8th में बी कैसा आंसर है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ सबका है। ये तो बायो वालों का गलत ही नहीं होना चाहिए निशा। नहीं, सी इफ इट इज X to Y फ्लो कर रहा है ना, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। हाँ वही। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाट। पानी ऐसे याद रखो, पानी वहाँ जाएगा जहाँ उसकी कमी है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। समझे? आप ऐसे समझो, आपने रेजिन को वाटर में रखा,
वो स्वेल होती है। तो रीजन के अंदर पानी की कमी है, कमी थी पानी यानी वाटर इज़ मूविंग इनसाइड, वाई बिकॉज ऑस्मोसिस हो रहा है। आप ये बोल रहे हो कि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इनसाइड द रीजन वाटर इज लेस। ठीक है, तो आप जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो वो सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए। वाटर बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट किधर ज़्यादा है आपका? शुगर अंदर ज़्यादा है। ओके उल्टा है। ओके हाँ, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, आपने एक चीज़ रट ली है कि भाई वाटर, आप इससे इसको ऐसे याद रखो, ऑस्मोसिस उधर होगा जहाँ पानी की कमी है। ऑस्मोसिस इज मेनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM। ठीक है, जैसे रीजन का एग्जांपल है, तो इनसाइड द रीजन वाटर कम है, बाहर पानी ही पानी है, तो वाटर मूव्स इनसाइड, करेक्ट। पर ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ये हम बात कर रहे हैं वाटर की, कि वो बाहर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का हाई, अंदर कम है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट और शुगर किस साइड कॉन्सेंट्रेशन हाई है? वाई के अंदर का जो सॉल्यूशन है, आपका जो रीजन है, उसके अंदर शुगर और सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है, इसलिए वाटर मूव हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर इनसाइड द रीजन, तभी आपका वाटर मूव हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसने सॉल्ट शुगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा है या फिर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पूछा है, तब डायरेक्शन निकालिएगा। ओके, हो गए? क्वेश्चन 10 तक हो गया? अभी चल रहा है? हो गया? तो फिर इधर आ जाओ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है NCERT का 2.41, इसको ट्राई कीजिए। 1 मिनट बेटा पहले। हाँ, अटेंडेंस, हाँ दे दो। अब तो अभी क्वेश्चन कर दे दो पानी में। कृतिशा को छोड़ के सब प्रेजेंट ही है। पता नहीं, आज हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो गया, उसने पूरा मिस कर दिया। हाँ भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे आप क्या आंसर क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बोलिए यहाँ पे। पाई इज इक्वल टू CRT, और C के प्लेस पे क्या रखेंगे? N2/VRT। डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। विल यू गेट करेक्ट आंसर? क्या कमी है यहाँ पर? आई कितना रखेंगे इस केस में? बस यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्यान रखना है आपको, K2SO4, इस केस में आई कितना रहेगा? 3। ठीक है, I3 आपने डायरेक्ट लिया क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है अल्फ़ा कितना है? 100%। अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ थोड़ा सा। अगर उसने आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी होती 80%, यही सेम पैरामीटर्स रखिए, इंस्टेड अल्फ़ा 100%, अल्फ़ा है 80%, देन हाउ वुड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई? सेम रहता, बट वो n का वैल्यू डिफरेंट था। नहीं, मैंने जो फॉर्मूला बताया ना बेटा, क्या है? अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, तो अल्फ़ा के प्लेस पे क्या रखेंगे यहाँ पर? 80%, परसेंटेज में है तो ये हो जाएगा आपका 80/100। ये रखना है अल्फ़ा का वैल्यू। देखिए, ठीक है, 80/100। आई अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है, और n का वैल्यू कितना था? n का वैल्यू था 3 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो n का वैल्यू कितना है? 3 -1। अच्छा, वही बोल रहे थे आप? ओके, n का वैल्यू जो ओरिजिनल है वही है, डिफरेंट। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको i का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मिल जाएगा? ये i -1 इज इक्वल टू
0.8 इंटू 2, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.6। देखिए डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर 100% दिया है तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वही I का काम करेंगे, और जो भी आपको अल्फ़ा की वैल्यू अगर मेंशन है देन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला स्पेशल केस है किसका, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, ये कौन सा केस है, डिसोसिएशन। अभी आपने सिर्फ कितना सीखा है, डिसोसिएशन, ठीक है। इसको आप घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है बताती हूँ आपको। इसका आंसर K2SO4 5.27 इंटू 10⁻³ ऊपर वाले केस का 5.27 इंटू 10⁻³ ATM, राइट, ATM ही दिया उसने, ATM। ये है इसका आंसर ऊपर वाले केस का। सेकंड तो मैंने मॉडिफाई किया क्वेश्चन आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का। 5 आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। आगे बढ़े। जो आप अभी यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं आज ही वो क्वेश्चन घर जाके वापस सॉल्व करने हैं, छोड़िएगा नहीं, वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ होती रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन के केस में ध्यान रखिएगा, अगर उसने एसिड की बात की है तो मोस्टली केस में क्या होगा आपका, एसिडिक एसिड इन बेंजीन, एसिडिक एसिड इन अनदर सॉल्वेंट, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में क्या मिलेगा आपको, एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा, या तो डाइमर बनेगा या फिर क्या बनेगा, ट्राइमर। ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, या फिर क्या मिलेगा, टेट्रामर। टेट्रामर आपके ऐसे ज़्यादा नहीं मिलेगा, पॉलीमर तो फिर अलग ही सीन हो गया बेटा, ठीक है। चलिए तो अब आप मुझे सोच के बताइए I का वैल्यू क्या रहना चाहिए यहाँ पे, लेस देन 1। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा I कैसा रहेगा, लेस देन 1, ठीक, ओके। तो आप I निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे फिर से अगर मैंने वही केस लिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स और क्या बना रहे हैं, डाइमर। मैं ऐसे ही आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि ये दोनों कनेक्ट होके क्या बना रहे हैं, डाइमर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 2, और दोनों मिलके बिहेव कर रहे हैं एज ए 1 पार्टिकल। तो I क्या था आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, कितना है आफ्टर एसोसिएशन, 1, बिफोर डिसोसिएशन 2। तो I का वैल्यू कितना मिला आपको, 1/2, ठीक है। और I को फिर वापस वो चारों फॉर्मूले में I से मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। I कम हो रहा है यहाँ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। डाइमर के केस में सब 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अनदर फॉर्मूला, इफ अल्फा इज मेंशन, ठीक है। तो उस केस में क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1/n। ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करिए। इसी के ऊपर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है। ठीक है, 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1/n, ठीक है। हाँ, उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसा आपको मेंशन रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर 1/n का मतलब क्या है, देखो 1/n का मतलब 1/2 इन केस ऑफ क्या, डाइमर। डाइमर, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो गए, और ये 1/3 कब होगा बोलो, इन केस ऑफ ट्राइमर, और
इट विल बी 1/4 इन केस ऑफ टेट्रा। ठीक है, ये कौन सा केस है आपका? एसोसिएशन। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल एसोसिएशन का करेंगे। मॉड्यूल है ना सबके पास? ओके, चेक पॉइंट 3 के ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको चेक करो। एग्जांपल 20। ठीक है, 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन एंड 100 ग्राम ऑफ बेंजीन सेपरेटली। दोनों केस लिए इसमें। ओके, यहाँ पर बेंजोइक एसिड को दो अलग अलग सॉल्यूशन में उसने डिज़ोल्व किया है। वन इज़ एसीटोन। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या हुआ आपका? C6H5COOH। ठीक है, एक को डिज़ोल्व किया है एसीटोन में और दूसरे को डिज़ोल्व किया है किसमें? बेंजीन में। ठीक, दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। दोनों केस में मोलर मास फाइंड कीजिए। यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालिए और इधर भी बेंजोइक एसिड का मोलर मास। मोलर मास से मेरा मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। ऐसा नहीं कि बेंजोइक एसिड में आप कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ऐड करके, वो नहीं निकालना है। नॉट द थियोरेटिकल वैल्यू, फाइंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से। क्या दिया हुआ है उसने? देखो, बॉइलिंग पॉइंट की बात की है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अगर आप यहाँ पर हेडिंग डालिए, पहले आप कौन सा निकाल रहे हैं? एसीटोन, तो एसीटोन वाली वैल्यूज़ रखनी है आपको सारी। ठीक है, और M के प्लेस पे क्या हो जाएगा? KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो यहाँ से M2 फाइंड करेंगे, बाकी सारा डेटा आपके पास है। सेकंड केस किसका लेने वाले हैं? C6H6। फाइंड, कैलकुलेट द सेम सिचुएशन एंड फाइंड, मतलब यूजिंग सेम फॉर्मूला, फाइंड M2। हो गया? क्या आ रहा है मोलर मास दोनों केस में? फर्स्ट केस में मोलर मास कितना आ रहा है? एसीटोन वाले केस में आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, क्या है? 122। और बेंजीन वाले केस में मोलर मास आएगा आपका 244। अब देखो, आपका सॉल्यूट कैसा था? सॉल्यूट तो आपने एक ही लिया था, राइट? सॉल्यूट क्या था आपके पास? क्यों भाई? सॉल्यूट क्या था? बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का एक केस में मोलर मास करेक्ट आ रहा है, 122 ओरिजिनल है जो आप ऐड करके निकालते हैं। दूसरे केस में कितना आ रहा है? 244। क्या प्रॉब्लम हुई बोलो? दूसरे में क्या हुआ? एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन होने का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई और मोलर मास इंक्रीज हो गया, है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? कम हो गई। मोलर मास क्या हो गया? डबल हो गया। इसका मतलब इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर। क्या बनाया उसने? डाइमर बनाया, इसलिए आपको मोलर मास कैसा मिल रहा है? डबल मिल रहा है। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन इसमें दिया है रिलेटेड टू दिस? क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 74। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पे बताइए? क्या निकालेंगे?
आई का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। कितना आई का मतलब, अब इसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो 100% आप इसको एज्यूम कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 111 सबको समझ में आया? क्या करना है यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई मिल गया कितना 3। इसका मतलब आप ये चारों स्ट्रक्चर चेक करो जिसमें आपको 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। अच्छा डिसोसिएट हो गया। कितना आया आई का वैल्यू? हाँ बी आंसर। समझ में आया? हाँ भाई समझ में आया सब लोगों को क्वेश्चन? देखिए क्या करना है यहाँ पर, आपका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के एफ लिया है ना उसने, एफ इंटू एम। आपको m का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू मेंशन है, यहाँ से i निकालो। i से आप क्या वैल्यू आ रही है 3। इसका मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है वो 3 पार्टिकल्स में टोटल में डिसोसिएट हो रहा है। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक रहेगा, बाकी सेपरेट होंगे। तो क्या मिलेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है। Now come to the question number 108. Here you have to find the percentage of phenol that dimerize, यानी अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो what is the first thing we need to calculate? I। सबसे पहली चीज़ I कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर मोलर मास एक्चुअल वाला रख दीजिए तो आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ सकते हैं। तो शर्त सुनिए सुनिए, बोलिए। पहले तो फॉर्मूला लिखो, ये आई के एफ एम यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। हाँ तो उसमें मोलालिटी कैसे? मोलैलिटी नहीं दिया उसने? नहीं। मोलैलिटी नहीं दी तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? मास ऑफ फिनॉल दिया है, बट फिनॉल सॉल्यूट है, डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। इसमें उन्होंने अल्फा भी नहीं दिया था, हम अल्फा वाले फॉर्मूला से अल्फा तो आपको निकालना है ना। अल्फा निकालना है, तो आई कैसे निकालना? मोलालिटी निकालो। फिनॉल का तो है बट मास कितना? मोल्स निकल जाएगा पर मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 रखा है, 1 रखा है, मास ऑफ 1 करके रखो। 1 kg। हाँ वही करना पड़ेगा और क्या है। क्वेश्चन नंबर 108 में मास ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर कर लीजिए 1 किलोग्राम, है ना।
फिर अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई किया, आई कितना आया यहाँ पर 1/2 आ रहा है। अच्छा डाइमराइज लिखा ही है, हाँ हाँ भाई 108 हो गया। करिए, आई का वैल्यू निकालना है, फटाफट से आई पहले निकालो और उसके बाद अल्फा वाले फॉर्मूले में रखो। 107 करो विहन, आपका हो गया 108 तो 107 करो। अच्छा 108 कर रहे हो अभी। वी आर डन विद द सॉल्यूशन टॉपिक, यही है सब आपका सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 12th का एक टॉपिक हमारा हो गया। कौन सा कर रहे हो अभी? 108 107 हो गया, कर रहे हैं, करिए। अगर आपका 108 हो गया तो 107 पर आइए। 108 नहीं आ रहा है, ओके 108 हो रहा है। हाँ रोही बोलो। क्वेश्चन लिखा, बताइए। 7 is equal to I into 14 into 75.94। 14 क्या है ये? केबी। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें ये W2 लेना बोला। 1 किलोग्राम है ना, हाँ तो तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा ना बेटा, इसके बाद क्यों नहीं आ रहा? ये 1000 हट जाएगा पूरा। तो आई निकालो, इसमें कितना आ रहा है? ये सही है क्या? 94 ही लेना है ना? हाँ फिनॉल 94 निकाला ना आपने, 94 निकाला तो तो फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये 7 है आपका, है ना, तो 7 से ये 2 चला गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हो गया 94/2 इंटू 75.2, यही रहा, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका 2 चौक 8 2 470, तो 470/752, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1/2। हाँ अप्रॉक्सीमेटली 1/2 आ जाएगा ये, ठीक है। बस अब आई का वैल्यू रखने के बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1/2, इससे आ जाएगा अल्फ़ा। देखो कितना आ रहा है, हाफ हो गया नीचे, और ये आई निकाला ना हमने, हाँ ये आई निकाला है, तो फिर आई का इक्वल टू 1 माइनस आई आएगा, हाफ हाफ हो जाएगा ना ये भी। और वो क्या है एन, एन भी तो 1/2 हुआ ना, डाइमर बना रहा है, ये तो सेम ही हो गया, तो 0 हो गया। 1 हो गया, हाँ अल्फ़ा 100% दिया हुआ इसमें, 100% का आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, हाँ सुनो, ये नहीं, ये आपका फिर 1/2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट में आएगा फिर कुछ। इसको अगर हम करते हैं तो 752 और क्या है 470, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 0.6, 6 दूनी 12, हासिल लगाई 6 25 31 3, बहुत क्लोज होगा, जो भी होगा 80% होगा।
हाँ मतलब 0.6 अगर आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6.6 अपॉन 1/2, ठीक है, तो 0.4 इंटू 2 80% आएगा, ऐसे करना है, ठीक है। हाँ ये इसमें थोड़ा सा ही ना अप्रोक्सीमेट चलता नहीं है, क्योंकि वो आंसर गड़बड़ हो जाता है, 1/2 लेके करेंगे तो वो हाँ तो 100 हो जाता, गड़बड़ हो जाता है। हाँ भाई 108 हो गया, हो गया, ओके। 107 ऐसा ही है जो भी आपने इससे 108 से पहले किया था 111, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। हाँ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है किसमें 107 क्या दिया है? 1 मोलर aqueous solution of it has freezing point। हाँ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो डेल्टा निकाल दो। वाटर का कितना रहता है 273, हाँ तो उसमें से माइनस करो। अच्छा ऐसे करें। हाँ 107 में उसने आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको अपने आप से कंसीडर करना है, देन यू विल फाइंड द चेंज। आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? डेल्टा TF, ठीक है। TF नॉट अपने आप एज्यूम कीजिए और TF उसने सॉल्यूशन का दिया हुआ है। करिए, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं आप पूछ लीजिए। मोलैलिटी 1 दी हुई है, बाकी आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। समझ में आया? 107 में क्या करना है? डेल्टा TF फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इसको किस में से माइनस करेंगे? 273 केल्विन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो गया? 273। और डिप्रेशन हो रहा है तो 273 से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका डेल्टा TF। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ I। कितना आ रहा है I इस केस में? 2 आ रहा है। हाँ तो 2 आ रहा है, तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन C। .3H2O को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर I का वैल्यू 2 है तो करेक्ट आंसर C। हाँ सही है। हो गया है? ओके। हाँ भाई सब लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 107 क्या प्रॉब्लम है? 107 देखो क्या है फॉर्मूला आपका? डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM, ठीक है। तो डेल्टा TF आपको निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? 273 माइनस 269.28 इज इक्वल टू I। KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.86 इंटू मोलैलिटी कितना है? 1, ठीक है। यहाँ से I निकालिए। I का नंबर आपको बताएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला। क्या आएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला? C आएगा 2। इस इन दिस केस डू नॉट कंसीडर 3H2O, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको मत ध्यान दो। सिर्फ आप वो देखो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेशीज है और उसके बाहर कितने आयन होना चाहिए? 1। ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये एज इट इज़ 1 आयन का काम करेगा, ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी 123, देन 124। 123 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोलो। आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है। हाँ CaCl2 क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट है। I की वैल्यू ग्रेटर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर, तो मोलर मास लेस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज B। हाँ 124 कीजिए।
जिसको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मेरे से पूछ सकते हैं ना। 124 में भी 273 केल्विन है, इसमें इन्होंने एसोसिएशन हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट 2 मोलर उसने दिया तो है। डेल्टा देखो, अगर वैल्यू बहुत कम है ना, जैसे आपका इस क्वेश्चन में कंपेयर करो, इसमें टेम्परेचर का वैल्यू बहुत हाई दिया हुआ है, तो आपको माइनस या प्लस करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। अगर वैल्यू पॉइंट में है, बहुत कम वैल्यू है, तो डायरेक्ट डेल्टा टी बी या टी एफ का वैल्यू है। ठीक है, इसमें कितना दिया है? -1.1, 1.1 आपका। क्वेश्चन नंबर 124 में ये उसने आपको डेल्टा टी एफ का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। एंड डू नॉट यूज़ द माइनस साइन। ये सिर्फ आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है देन द प्योर सॉल्वेंट। माइनस साइन सिंपली टेलिंग यू इट इज़ लेस देन 0 डिग्री। ठीक है, वाटर किस पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री पे। तो सॉल्यूशन बनाओगे तो वो माइनस में जाएगा। चलिए अल्फा निकालिए। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन डेसिमल। अप्रॉक्सीमेट मत करना वरना अल्फा गड़बड़ हो जाएगा। डेसिमल में निकालिए आई, तब सही आएगा। नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए? 124 में 124 में आई निकालो, हाँ, और उसके बाद अल्फा निकालो। अल्फा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये डिसोसिएशन का केस है। I-1/n-1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 3। K2SO4 कितने पार्टिकल दे रहा है? 3 पार्टिकल दे रहा है। ऋषिद आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 124 कर रहे हैं। और आप दोनों 124। इधर सिद्धार्थ और अथर्व आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी? 124 करो। इतनी देर का तो काम नहीं है जितना टाइम लगाया आप लोगों ने। हो गया? आरोही हो गया क्वेश्चन? करो करो। हो गया? 127 पे आ जाओ। इफ यू आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 124 देन चेक क्वेश्चन नंबर 127। नहीं 127 नहीं बोला था ना, मैं दूसरा बोला था। हाँ 127।
ट्राई इस 124 होने के बाद 127, जिसको नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, ठीक है। 124 नहीं आ रहा है, ओके। कौन सा था? 127। हाँ जी बोलिए, चल ही नहीं रहा है। क्या हुआ आपका? हुआ 124 नहीं चल रहा है। चल रहा है? लाओ पेन दो। पेन दे दो भाई, मेरा चल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतने मोलर, तो सबसे पहले लिखो मोलैलिटी कितना है 0.2, ठीक है। मोलैलिटी कितना है 0.2, और उसने आपको क्या दिया है K2SO4, ठीक है। K2SO4 कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा? 3 में, ओके। और उसने आपको ये जो वैल्यू दी है, ये किसकी दी है? ये वैल्यू है डेल्टा TF, कितना है 1.1 K। व्हाट एल्स? सेल्सियस KF दिया हुआ है, KF कितना है 1.86, ये, ठीक है। और क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा फाइंड करना है। वो 1.1 सेल्सियस है, तो हाँ। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 केल्विन में डिफरेंस कन्वर्ट नहीं करते हैं बेटा, ये डिफरेंस दिया हुआ है ना। डिफरेंस आप दोनों का सेम रहता है, आप केल्विन कंसीडर कीजिए या फिर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये बड़ा नंबर है तो माइनस करना पड़ेगा, जो इससे पहले न्यूमेरिकल में किया था। अदरवाइज ऐसे पॉइंट्स में या 1.1 है तो चेंज है वो, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। अब फॉर्मूला क्या बोलता है आपका? डेल्टा TF इसका टू I KF इंटू N। क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? I निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा TF अपॉन KF इंटू N। डेल्टा TF कितना था 1.1, ये लिखा हुआ है सब आपका। 1.86 इंटू मोलैलिटी कितनी है 0.2। अब इसको सॉल्व करके I का वैल्यू निकालो। चलो फटाफट से आंसर चाहिए, निकालो। करो आदित्य, आप भी करो। पेन में दे दूँ आपको? ये लो, ये ऑरेंज कलर का है, अगर आप ओके हैं इससे, नहीं तो पेंसिल ले लीजिए। और I का जो वैल्यू है पॉइंट्स में निकालिएगा, है ना। डू नॉट कंसीडर द फ्रैक्शन 1। हाँ साक्षी, कैसा चल रहा है? हो गया? कौन सा हो गया? ये वाला। चलो 127 पे आ जाओ। 127 कैसे करना है? इसमें क्या है? पहली चीज़ तो आप लिखते जाइए क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है। टेट्रामराइज, यानी 4 मॉलिक्यूल्स एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो गई 1/n, 1/4 हो गया, ठीक है। और उसने क्या दिया हुआ है आपको? अल्फ़ा दिया हुआ है, तो I निकालो यहाँ से, ठीक है। I एक बार मिल गया आपको, तो मोलर मास निकालना है। फिर क्या है इसमें? सारी कहानी मोस्टली आपको अल्फ़ा और I के बीच में ही प्ले करनी पड़ेगी, ठीक है। अल्फ़ा मेंशन होगा तो I कैलकुलेट कीजिए, और दोनों फॉर्मूले अच्छे से उल्टा मत कर देना। एसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला है, डिसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। आर यू डन विद द क्वेश्चन 127? 124 तो ठीक है, 127 करो। हाँ आया I का वैल्यू? I का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। अब I होने के बाद क्या निकालना था आपको? व्हाट यू हैव टू फाइंड? परसेंटेज डिग्री। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है डिसोसिएशन वाला? अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखो I -1 I -1 upon 1 -1 upon n। 1 n-1, ठीक है। I आपकी वैल्यू आ रही है, कौन सी आ रही थी? क्या बताया आपने मुझे? 2 पॉइंट समथिंग। एक प्लेस तक और कर लीजिए, ठीक है। और n कितना रखेंगे यहाँ पे? तो
K2SO4 कितने पार्टिकल दे रहा है? 3, तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा निकाल दो, जो अल्फ़ा का नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तब आपका आंसर आएगा। आपको समझा? हाँ, इसका 99.5 है ना, 124 इतना आ रहा है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, चेक कर लो पीछे। 124 का है ना, 124 इसके देगा तो उसको 125 ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये 127 करो। हाँ भाई कोविड क्या चल रहा है? हाँ, फ़ोन में क्या कर रहे हो? आगे अल्फा 50 आ रहा है। फ़ोन में क्या कर रहे हो? फ़ोन में बैठा ना। क्यों देख रहे हो फ़ोन? फ़ोन देखना है तो उस रूम में जाके देखो। फ़ोन में ध्यान नहीं होना चाहिए ना, अभी थोड़ी देर पढ़ाई कर लीजिए फिर देखना आराम से फ़ोन। अल्फा 50 आ रहा है मैम। अल्फा 50 आ रहा है, आपने जो बताया था उनको ये वाला क्वेश्चन। लेकिन उनका ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 2 तो मैंने नहीं उसको है, तो लिया एप्रोक्स, मैंने तो लिया ऐसे। तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा ना। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मत कीजिए। हाँ, फ्रैक्शन भी रख के आगे सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा तो आपको ऐसे मिलेगा 20%, जो भी है वो पॉइंट्स में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस उतना काम करना। हो गया भाई? अच्छे हो रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए 127 हो गया। आप कौन सा करोगे? मेरी 128 ट्राई कीजिए, 128। क्वेश्चन नंबर 128।